नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निवेश के एबीसीडी में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। रोजाना हम ये पेशकश लेकर आते हैं जहां पर बाजार की चाल पर हम बातचीत करते हैं, आपको कहां निवेश करना चाहिए और कैसे अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करने चाहिए, इसी को लेकर समझाइश दी जाती है। और मार्केट और निवेश जगत की एक आवाज़ हमारे साथ जुड़ती है जो आपको मार्गदर्शन देती है आपके निवेश के पोर्टफोलियो के लिए। और आज भी ऐसा ही होगा, अगले आधे घंटे आपको बहुत सारे नए नुस्खे मिलने वाले हैं। साहिल कपूर 361 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की इस पेशकश में। साहिल, हाय, स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें सुर्खियों में हैं। डेफिनेटली यूएस ईरान को लेकर टेंशन बनी हुई है और हम सब बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि कैसे मामला सुलझे और न सिर्फ भारतीय बाजार बल्कि ग्लोबल बाजारों को एक राहत मिले। बट हैविंग सेड दैट, ग्लोबल हेडविंड्स काफ़ी समय से हैं जो हमारे बाजार पर इम्पैक्ट डाल रही हैं और उसकी वजह से जो हमारे लिए इन्फ्लेशन और बाकी सब चीज़ें समस्याएं हैं वो बढ़ती हुई अब दिखाई दे रही हैं। आप फिलहाल बाजार को कैसे समझ रहे हैं? देखिए, बाजार में निवेश करने के दो तरीके हैं। एक तो आप रोज की सुर्खियां देखते रहिए और बेचते खरीदते रहिए, कि दूसरा आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए। तो मुझे लगता है अगर आज इन्वेस्टर थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचता है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर कैन मेक, आई वुड से, 12 to 15% रिटर्न्स फ्रॉम दीज लेवल्स। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप हमारी वैल्यूएशंस देखें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर स्टॉक में वैल्यूएशन करेक्शन हुआ है 12-15% के आसपास। और जो हमारी वैल्यूएशन आज लग रही है वो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के आसपास है। तो मार्केट सस्ता नहीं है लेकिन काफी रीजनेबल है। 18 महीने पहले मार्केट में बहुत ही फ्रॉड था, मार्केट में काफी महंगा था। अभी मार्केट आई वुड से रीजनेबल वैल्यूएशंस पे आ गया है। यहाँ से अगर हमारी अर्निंग्स होती हैं 10, 12, 15% की, तो उतना रिटर्न इन्वेस्टर बना सकते हैं जो डेट से काफी ज्यादा है। सो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर को न्यूज को थोड़ा साइड पे रखिए। एटलीस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टर्स का रिटर्न हमने मेरे आसपास 12-15% के आसपास रह सकता है 3 to 5 साल के होराइजन से, ये लेवल से। मार्केट कैप वाइज मिड कैप, स्मॉल कैप आपको कैसे प्लेस दिखाई दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन एज कंपेयर टू लार्ज कैप्स? मैं मार्केट कैप पे बहुत फोकस नहीं करूंगा। मुझे लगता है दो चीज चेंज हो चुकी हैं ये वॉर के बाद में। एक है जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ से शायद ये लेवल पे रहेगा कि इससे ऊपर ही रहेगा। सो आई थिंक वो एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मुझे लगता है कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो यहाँ से बढ़ेगा। इसके 3 कारण हैं। एक, हमें लगता है कि ऑयल प्राइसेस 70, 80, 85 के आसपास ही ट्रेड करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि वापस 60 पे जाने वाले हैं। तो इसका मतलब है आपका इन्फ्लेशन हाई रहेगा। दूसरा, ये साल मॉनसून भी काफी वीक लग रहा है। उससे भी हमारे फूड इन्फ्लेशन पे असर पड़ सकता है। दूसरा, फर्टिलाइजर्स सब महंगे होने वाले हैं। दूसरा, कमोडिटी प्राइसेस भी बहुत अच्छा बहुत तेजी में है। इंडिया इज कमोडिटी इंपोर्टर। तो मुझे लगता है कि देयर विल बी प्रेशर ऑन रॉ मटेरियल प्राइसेस फॉर ऑल कंपनीज। और जो कंपनियां के पास अच्छा ब्रांड है, जो अपना ये प्राइस पास कर सकती हैं कंज्यूमर को, वो कंपनी अच्छा करेगी। तो एंड दीज कंपनीज कैन बी अक्रॉस मार्केट कैप्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स। दूसरा आई थिंक गवर्नमेंट ने काफी लास्ट 9-6 महीने में कंज्यूमर को बढ़ावा दिया हुआ है। जीएसटी कट हुआ, उससे पहले टैक्स कट हुआ। ये सब स्लोली अभी इकोनॉमी में आ रहा है। सो मुझे लगता है कंपनीज विच आर ऑब्वियसली एबल टू पास ऑन these increase in cost and maintain their margins will be वो अच्छा करेंगी। और दूसरा, मुझे लग रहा है कि अभी 5 साल में 2 बार ऑयल के प्राइस बढ़े हैं। एक बार यूक्रेन वॉर के आसपास, अभी ईरान वॉर के आसपास। मुझे लग रहा है कि हर एक कंट्री सोच रही है कि हाउ डू वी बिकम एनर्जी रेजिलियंट, और इंडिया भी ऐसा सोच रहा होगा। और हमने देखा कि चाइना को हार्डली कुछ इफेक्ट हुआ ये क्राइसिस में, उनके पास काफी एनर्जी का स्टॉक पड़ा हुआ था।
तो मुझे लगता है जो भी एनर्जी ऑल्टरनेटिव्स है, जैसे आपका कोल हो गया, आपके रिन्यूएबल्स हो गए, आपके ईवीज हो गए, उन सब पे बहुत ज्यादा इम्पेटस होगा। मुझे लग रहा अडॉप्शन ऑफ ईवी कार्स, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल्स विल ऑल इंक्रीज ड्रामेटिकली, एंड जैसे बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन इज वन वे टू बिकम मोर एनर्जी इंडिपेंडेंट। तो वो मुझे लगता है वो सेक्टर में भी काफी लॉन्ग टर्म में तेजी आ सकती है। और ये सब सेक्टर अक्रॉस मार्केट कैप्स हैं, तो मुझे लगता नहीं आपको मार्केट कैपिटल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए है। मुझे आपको लगता है जो करेक्ट थीम है और एक हाई क्वालिटी स्टॉक्स है उन पे फोकस करना चाहिए है अक्रॉस मार्केट कैप्स। ये सवाल इसीलिए भी मैंने पूछा साहिल, क्योंकि अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स देखें तो उसने जितने भी अपने ईरान वॉर के जरिए जो लॉसेस हुए थे उसको टोटली इरेज कर दिया है। लार्ज कैप और मिड कैप्स उसी की तुलना में अगर हम देखें तो वो बिलो देयर लेट फेब पीक्स जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। शार्प मार्केट डाइवर्जेंस इसकी वजह से भी दिखाई दे रहा है। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो इक्विटी ओनरशिप पैटर्न को शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इन आंकड़ों के साथ साथ अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के एम्फी का डेटा ही देख लें, जो अभी हाल ही में डेटा आया है, मिड एंड स्मॉल कैप में हमने जोरदार निवेश आता हुआ देखा, क्योंकि इसके कुछ महीने पहले तक हमने वहां पे डाउन ट्रेंड देखा। बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी पर थोड़ी बहुत नरमी आती हुई हमने देखी, बट अब की बार रिवर्सल उस ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दिया। इसीलिए ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तो ब्लीड हो रहे हैं। ठीक है, जितना भी आपने देखा था कि लोग एसआईपी कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, वो अब सब परेशान है अपने रिटर्न्स को देखकर। हालांकि आपको लॉन्ग टर्म रहना चाहिए, बट जब खुद की मेहनत की पैसे आप डालते हैं और जब ऐसे बाजार गिरता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल जाता है, विश्वास भी आपका हिल जाता है, क्योंकि रिटेल निवेशकों के पास बहुत सारे एवेन्यूज होते नहीं है ना पैसे डालने के लिए और बचाने के लिए। वो तो बचाएंगे ही, निवेश तो बाद में करेंगे। तो अब इसीलिए ये जो ट्रेंड रिवर्सल दिखाई दे रहा है उसके मायने क्या है? आई थिंक लार्ज कैप में जो ऑब्वियसली करेक्शन आया हुआ है उसका दो कारण है। एक तो एफआई सेलिंग बहुत जोर से हुई है। आई थिंक आज का जो एफआई होल्डिंग इंडिया में है वो नियरली ऑल टाइम लोज के आसपास है। दूसरा आप देखेंगे तो आई थिंक अगर आप लार्ज कैप इंडेक्स देखो तो उसमें आई थिंक एक बड़ा कंपोनेंट आता है आईटी का और बैंक्स का, जो जो काफी करेक्ट हुए हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा अगर आप लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप नहीं देखें और आप सेक्टर वाइज देखें कि बैंक्स में लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप्स के, आईटी में मिड कैप स्मॉल कैप लार्ज कैप, तो मुझे लगता है करेक्शन मोटा मोटी सेम ही हुआ है। थोड़े लार्ज कैप्स आई वुड से आर अट्रैक्टिव बिकॉज जो हमारे जो टॉप 10 टॉप 15 स्टॉक्स हैं अगर आप उनको भी देखेंगे तो उनका भी आई थिंक मुझे लगता है प्राइस टू अर्निंग अभी 17 के आसपास रहेगा, जो nearly very close to I would say not all time lows but very close to I would say below average. So I think जो investors defensive हैं जिनका रिस्क एपेटाइट ज्यादा नहीं है वो लार्ज कैप में आ सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि अपॉर्चुनिटी अक्रॉस मार्केट कैप्स है। बहुत से नए सेक्टर्स जैसे मैंने कहा जो एनर्जी के सेक्टर्स हैं और जो आपके रिसोर्सेज कमोडिटीज के सेक्टर्स हैं कि आपके जो कंजम्पशन थीम्स हैं वो अक्रॉस मार्केट कैप अवेलेबल है। चलिए, आप कह रहे हैं यहाँ पे अक्रॉस मार्केट कैप अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। सेक्टर स्पेसिफिक क्या आपकी कॉल हो सकती है? किस तरह से? देखिए, इन्फ्लेशन पेन अभी तक आया नहीं है, आएगा, लेकिन जिस तरह से हमने गवर्नर साहब की कमेंट्री भी सुनी है, और ऐसा भी नहीं है कि कंपनियों की बैलेंस शीट पे हिट नहीं होगा। डेफिनेटली जो हमने जीएसटी और उसके चलते बचत महोत्सव देखा था, हम बहुत रोजी पिक्चर एक्सपेक्ट कर रहे थे। Q4 के नतीजे आ ही रहे हैं और अब कंपनियों की बैलेंस शीट हमें जिस तरह से इन्फ्लेशन हिट होता हुआ दिखाई देगा वो उसका इम्पैक्ट होगा अगले 2 से 3 तिमाहियों में कम से कम। सेक्टर वाइज आपकी क्या रणनीति है और क्या कॉल्स हैं? आपने सही कहा। आई थिंक Q4 के रिजल्ट्स तो ठीक आएंगे, लेकिन आई थिंक Q1 के रिजल्ट्स में काफी हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह का रॉ मटेरियल इंक्रीज, किस तरह का सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन कंपनीज के अर्निंग्स को इफेक्ट कर रहा है। Q1 में सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा कि आप कमेंट्री समझे
अर्निंग नंबर मे नॉट गिव यू द राइट पिक्चर, बट आप अगर आप समझे कमेंट्री में क्या कह रहे हैं, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं कहूंगा कि मोर देन सेक्टर्स, आई अगेन कम बैक, आई थिंक आई विल प्ले थ्री बिग थीम्स। आई थिंक वन थीम, एज आई मेंशन्ड, इज जो आपके एकदम सुपर लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, जो बहुत डिफेंसिव हैं, जिनकी अर्निंग प्रोफाइल बहुत डिफेंसिव है, उनकी स्टेबल आरओईज हैं, और जो आज बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही हैं, उनको मैं अपना पोर्टफोलियो का पार्ट बनाऊंगा। आपके इसमें प्राइवेट बैंक्स हो गए, थोड़े आईटी स्टॉक्स हो गए, जिनका बहुत अच्छी, जिनकी आरओई प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है, अर्निंग ग्रोथ स्टेबल है, और अभी वैल्यूएशन बहुत सस्ती है। दूसरा, एक कंजम्पशन बास्केट बनाऊंगा, जहां जहां मुझे लगता है जो कंपनी का अच्छा ब्रांड है, जो अपनी कॉस्ट पास ऑन कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को, उन कंपनीज का बास्केट बनाऊंगा। बिकॉज गवर्नमेंट ने काफी स्पेंड किया हुआ है। आई थिंक बहुत ही सॉफ्ट दिए गए हैं कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए। कंजम्पशन थोड़ा आहिस्ते बढ़ता है कंपेयर टू केपेक्स बाय द गवर्नमेंट, और मुझे लग रहा है कि मोटा मोटी थोड़ा कंजम्पशन में भी प्ले आएगा। और लास्टली मैंने कहा एनर्जी। सो जो भी स्टॉक्स जहाँ भी एनर्जी रेजिस्टेंस है, आपके पावर कंपनीज, केबल कंपनीज, ये कंपनीज में आई थिंक निवेश करना पड़ेगा। यहाँ निवेश करना इतना आसान नहीं है, आपको कंपनी वाइज कंपनी जाना पड़ता है, लेकिन ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा सेक्टर रहेगा। एनर्जी इंडिपेंडेंस विल बी अ वेरी वेरी बिग थीम गोइंग फॉरवर्ड। लेकर आपका क्या एनालिसिस है साहिल? सॉरी, आईटी को लेकर आपकी एनालिसिस क्या है? मुझे लगता है ठीक, एआई कैसे प्ले आउट करेगा थोड़ा मुश्किल है कहना। काफी ये काफी मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो वैल्यूएशन पे वो ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ से डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। दूसरा, मुझे लगता है कि मेरा बेस केस है कि जो एआई अल्टीमेटली आएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको आईटी लगेगा। So I am not so bearish on IT as the street is. और जो वैल्यूएशन कंफर्ट हमें मिल रहा है आईटी में, दैट शुड बी, उससे डाउनसाइड काफी कम रहेगा। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको कुछ तो पोजीशन बनानी चाहिए मार्केट में। ऑल राइट, अब हैविंग सेड दैट, अब बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की गिरावट का फ़ायदा उठाएं, बट निवेश अगर किसी को करना हो, लमसम किसी को अगर पैसे डालने हो, तो किस तरह से स्टैगर करना चाहिए अपने आप को, कंसिडरिंग 2026 इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ वॉश्ड आउट ईयर सो फार। ठीक है, वॉर एंड हो जाती है, उसके बाद हमारे घरेलू फ्रंट पर हम किस तरह से जो है चीज़ें संभलती हुई देख रहे हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन के लिए मॉनसून भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो डिलेड मॉनसून की आ रही हैं, बिलो एवरेज मॉनसून की आ रही हैं। सो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन, आई डोंट थिंक सो दिस इज द ईयर जहां पर आपको बहुत बम्पर रिटर्न की उम्मीद कर लेनी चाहिए, बट येस, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दिस कुड बी अ ईयर जहां पर अगर आप सही आइडेंटिफाई कर लें आपके इन्वेस्टमेंट, तो आपको फायदा हो। स्टैगर किस हिसाब से करें अपने निवेश को? सही बात है। मुझे लगता है कि दिस इज अ ईयर ऑफ अक्यूमुलेशन। सो मुझे लगता है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट 6 to 12 महीने के महीनों के अंदर करना चाहिए है। लेकिन अगर मार्केट में एक और करेक्शन आया, तो आज का आप देखिए, हमारा जो प्राइस टू बुक चल रहा है मार्केट में आज कुछ 3 के आसपास रहेगा। अगर ये गिरता है 2.8 2.7 लेवल्स पे, तो मुझे लगता है आपको पूरा अपना जो स्टैगर बाकी है मार्केट में डाल देना चाहिए है। इसका प्राइस टू अर्निंग में टुडे विल बी एट 18.5 टाइम्स। अगर वो 16 तक आता है, तो वी शुड, आई थिंक, इन्वेस्ट ऑल आवर मनी। सो मुझे लगता है आप 12 महीने तक स्टैगर कीजिए, कि 9 महीने तक स्टैगर कीजिए, लेकिन अगर ये लेवल्स आते हैं तो आप पूरा अपना इन्वेस्टमेंट लमसम कर लीजिए। दैट वुड बी माय एडवाइस। आपके हाउस को टियर 2 टियर 3 से किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? So lot of so we look at Ultra HNIs, और वहाँ टियर 2 सिटी में काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। मुझे लगता नहीं कि ये बार इन्वेस्टर्स ने कुछ पैनिक सेलिंग की है मार्केट में। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, इधर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया कि राइट लेवल का, और राइट लेवल का वेट कर रहे थे। हमें कोई भी इन्वेस्टर से पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं दिखी ये मार्केट में।
At least on the ultra HNI segment, we saw no panic selling. ओके किस तरह से आप HNIs को अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में बदलाव करता हुआ देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो शिफ्ट ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट PMS एंड AIF को लेकर जो ट्रेंड है वो कितना ज़्यादा जोर पकड़ रहा है? मुझे लगता है दो तीन बहुत बड़े ट्रेंड हैं जो हम HNIs में पुश कर रहे हैं। एक तो है इन्वेस्टिंग ग्लोबली। आप देखिए, अगर आप अगर अपना परफॉर्मेंस देखें इन टर्म्स ऑफ डॉलर टर्म्स, so India has not done well at all for the last 4 years. So I think one trend that we are seeing is obviously is to global investing कीजिए। बहुत मार्केट इंडिया के बाहर हैं जो काफी सस्ते हैं, उनमें अर्निंग ग्रोथ आ रही है, उनमें ROE इम्प्रूव हो रही है। आई थिंक तो दैट इज वन थिंग दैट वी आर आस्किंग इन्वेस्टर्स टू डू। दूसरा है अगर इन्फ्लेशन रहती है ज्यादा, और दिस इज अ वेरी बिग ट्रेंड, बिकॉज आप देखिए फॉर 30-40 साल तक इन्फ्लेशन वाज नेवर अ प्रॉब्लम। अगर इन्फ्लेशन प्रॉब्लम रहती है तो आपकी कमोडिटीज, गोल्ड, कमोडिटी प्रोड्यूसर्स विल ऑल सब अच्छा करेंगे। तो हम वहाँ भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा हुआ आपके जो हम बोलते हैं रियल एसेट्स, जैसे आपके इन्वेट्स हो गए, रीट्स हो गए, ये सब एसेट इन्फ्लेशन से बेनिफिट करते हैं, तो इनमें भी हम निवेश दिखा रहे हैं। तो द mantra really been to diversify your investments. Most HNIs were only investing in equities, and I think अभी हम उनको पुश कर रहे हैं कि वो REIT, InvITs, गोल्ड, कमोडिटीज और इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में भी निवेश करें। इंटरनेशनल कौन से मार्केट्स में आप बुलिश हैं और किस तरह से वहाँ एलोकेशन बढ़ाने की सलाह? कौन कौन से मार्केट्स की बात हो रही है और क्यों? तो हमें लगता है कि इमर्जिंग मार्केट्स बहुत ही सस्ते हैं, और वहाँ मार्केट्स लाइक चाइना, ब्राजील आर ऑफरिंग ग्रेट वेरी कंपेलिंग रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, एंड वैल्यूएशन भी काफी अच्छी हैं। अगर आप यूएस मार्केट भी देखें तो यूएस मार्केट में जो सब रिटर्न्स आई हैं वो 8-9 स्टॉक से ही आई हैं। तो जो यूएस का पूरा नीचे का मार्केट है, जो यूएस के मिड और स्मॉल कैप्स है, वहाँ भी काफी वैल्यू है। और दूसरा आप देखेंगे, अगर आपके जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उनमें काफी वैल्यू है। सो आज का जो वर्ल्ड मार्केट कैप है उसमें IT का वेट और टेक्नोलॉजी का वेट 38% है, लेकिन जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स का वेट है वो सिर्फ 2% है। सो हमें लग रहा है ये हो सकता है इन द नेक्स्ट 3 to 5 years. Actually the opportunities are across the world available हैं, but I think emerging markets और resources and commodity producers is two things that we like. REITs and REITs आपको इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स क्यों लगते हैं और इनका टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है? पहला तो मैं कहूँगा कि अगर आपकी इन्फ्लेशन अभी यहाँ से 5-6% होती है इंडिया में, और आप डेट में इन्वेस्ट करते हो, टैक्स देने के बाद तो आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाओगे। तो इन्वेस्टिंग इन डेट मतलब इज अ गारंटेड लॉस इन रियल टर्म्स। तो इसीलिए आपको जो आपके डेट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको थोड़ा रिप्लेस करना पड़ेगा विद इन्वेस्टमेंट्स दैट बेनिफिट फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो जैसे आपके रीट्स हैं, कि जैसे आपके इन्विट है, इन्विट में क्या होता है, जो आपका टोल है वो इन्फ्लेशन से बढ़ता है। तो जो आपका टोल प्राइस है वो इन्फ्लेशन से बढ़ता है। तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा रही तो आपका टोल बढ़ेगा, आपका ज़्यादा रेवेन्यू बनेगा और ज़्यादा परफॉर्मेंस आएगा। तो ये एक तो इन्फ्लेशन से लिंक्ड है। और दूसरा हमें लगता है कि जो हमें एंट्री प्राइस मिल रहा है एक इन्विट में आज की तारीख में आपको 12-13% रिटर्न बन सकता है एक इन्विट में आने से, और इतना ही आपका इक्विटी में बनता है। सो आपका इक्विटी लॉन्ग टर्म रिटर्न भी 12-14% ही है, और आपको इन्विट में उतना रिटर्न आज की तारीख में मिल रहा है विद आई वुड से हाफ द रिस्क। So it definitely makes a very compelling investment. दूसरा रीट में भी आप देखिए डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो GCC का ट्रेंड इंडिया में चल रहा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ऑन द ग्राउंड। तो बातें चल रही हैं अबाउट AI रिप्लेसिंग टैलेंट, बट GCC का जो ट्रेंड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इन गुड ग्रेड A प्रॉपर्टीज जो एक अच्छे एरिया में है, वहाँ बिल्कुल वैकेंसी नहीं है।
तो आपकी आपका ऑक्यूपेंसी एक आजकल एकदम ऑल टाइम हाई पे चल रही है इन गुड माइक्रो मार्केट्स। तो मुझे लगता है वेरी गुड डेट रिप्लेसमेंट्स यहाँ यहाँ आपका 10 to 12% रिटर्न बन सकता है इन्वेस्टर्स का ओवर द लॉन्ग टर्म। थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा बाजार, इट्स नॉट डेट की तरह एकदम सिंपल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा समझे और केयरफुली निवेश करें तो मुझे लगता है यहाँ आपका अच्छा परफॉर्मेंस बन सकता है। ऑलराइट, आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं और फिलहाल स्टेटस क्या होगा उसका? तो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में मैंने काफ़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कर ली है। सो गोल्ड सिल्वर इज अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ माय पर्सनल पोर्टफोलियो, अलोंग विद और के साथ बहुत बहुत सारी मैंने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स इन इमर्जिंग मार्केट चाइना ब्राज़ील में की है। इन इंडिया मेरा स्ट्रैटेजी थोड़ा बारबेल है, तो आई एम पुटिंग मनी इन सुपर लार्ज कैप्स थ्रू ETFs एंड देन स्मॉल कैप्स आई एम बाइंग। अब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ विद एक्टिव मैनेजर्स। मुझे लगता है स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी बहुत ही स्पेसिफिक है और आपको एकदम एक्टिव रहना चाहिए वो सेगमेंट में। और ये दो मेरा मेन इन्वेस्टमेंट्स है। सो मुझे लगता है लास्ट 3 साल में तो किसके लिए अच्छे नहीं गए होंगे, लेकिन आई थिंक ओवरऑल इट्स बीन गोइंग वेल। ऑलराइट साहिल, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने समय दिया, इतने विस्तार से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बताई, हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ निवेश की ABCD में मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। इस बीच अगर आप भी कोई अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर YouTube पे अगर शो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं। नमस्कार।